आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं दक्कन नामा और आप जैसा कि जानते हैं कि आज इतवार है और इतवार के रोज़ हम तेलंगाना और आंध्रा के किसी ख़ास इशू पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर तेलंगाना वक्फ अमलाक का मुहाफिज कौन है। कई सवाल इस पर उठ रहे हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे ख़ास पेशकश में। जी हां, हैदराबाद में ईदगाह गुटला बेगमपेट की औकाफी अराजी पर किए गए नाजायज कब्जों का जायजा लेने के लिए हैदराबाद हाईकोर्ट ने 3 रुकनी एडवोकेट्स कमीशन तश्कील दिया है। कमीशन के अरकान ने ईदगाह गुटला बेगमपेट की औकाफी अराजी का मुआयना किया और तामीरात का जायजा लिया। अदालत ने 3 रुकनी कमीशन को अराजी का मुकम्मल मुआयना करते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। 3 रुकनी एडवोकेट कमीशन के दौरे के मौके पर तेलंगाना के महकमे रेवेन्यू के हुक्काम गैर हाजिर रहे, जिस पर कमीशन ने भी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। वहीं न्यूज 18 उर्दू की टीम ने जब इस मामले का जायजा लिया तो पता चला कि महकमे रेवेन्यू के हुक्काम ने एडवोकेट्स कमीशन की आमद की इत्तला मिलते ही रुखसत पर चले गए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की अर्जदाश पर समाअत के दौरान हैदराबाद हाई कोर्ट ने 3 रुकनी एडवोकेट्स कमीशन के जरिए इस मामले पर जांच कराने का हुक्म सादिर किया था। हमेशा की तरह इस बार भी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों और 3 रुकनी एडवोकेट्स कमीशन को मायूसी का सामना करना पड़ा। अब अवामी हलकों में यह सवाल गश्त कर रहा है कि एडवोकेट्स कमीशन के दौरे के मौके पर महकमा रेवेन्यू के हुक्काम को गैर हाजिर रहने की हिदायत तो नहीं दी गई थी। यह बड़ा सवाल है, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक समझा जाए। आज हमारी इस खुसूसी वक्फ पेशकश तेलंगाना इमलाक का मुहाफिज आखिर कौन है, हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तो उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेलंगाना वक्फ बोर्ड में क्या कुछ चल रहा है। और जिस तरह से पिछले दिनों हैदराबाद हाईकोर्ट ने 3 रुकनी एडवोकेट्स कमीशन तश्कील दिया था, आखिर इस बोर्ड का क्या कुछ नतीजा निकला। चलिए बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान अतहर मोइन साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ राज तौर पर जुड़ गए और कुछ देर में वक्फ बोर्ड से भी जुड़े हुए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अतहर मोइन साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले अतहर मोइन साहब, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि भाई बार बार सवाल उठता है तेलंगाना वक्फ बोर्ड पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि भाई एडवोकेट्स कमीशन तश्कील दिया गया तेलंगाना में, अब तक इस कमीशन का जो नतीजे हैं, जो नतायज हैं, क्या कुछ रिजल्ट आप देखते हैं आपकी नजर में अतहर साहब? हाँ, असल में बात यह है कि ये गुटाला बेगमपेट की जो औकाफी अराजी है जी, इस पर बड़े बड़े बिल्डर्स और ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने कब्जा कर रखा था। ये मसला 1984 से चला आ रहा है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में ये अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद ये लोग जब कब्ज़ों के ख़िलाफ़ वक्फ बोर्ड ने एक गलती ये की थी, लैंड ग्राबिंग कोर्ट से रुजू हुआ था, उसके नतीजे में वक्फ बोर्ड को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लैंड ग्राबिंग कोर्ट के बाद फिर ये मामला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के पास गया, वहाँ पर भी ऐसा वक्फ बोर्ड को शिकस्त का सामना हुआ। लेकिन गुज़श्ता दिनों में जब पिछला बोर्ड था उस वक्त इसका जायज़ा लिया गया था और बोर्ड के उस वक्त के ज़िम्मेदारों ने जब मुझसे मशवरा किया था तो मैंने शफीकुर रहमान महाजिर साहब को वकील बनाने के मशवरा दिया था। और जब उन्होंने ये केस लिया तो शफीकुर रहमान महाजिर साहब ने मुकदमात की तमाम चीज़ें देखने के बाद ये मशवरा दिया था कि ये केस को हाई कोर्ट से वापस ले लिया जाए और ट्रिब्यूनल में है सो इसको असर नौ पेश किया जाए। लेकिन वक्फ बोर्ड ने उस वक्त बहुत ताख़िर की और तब तक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। लेकिन वही कुछ सो हाई कोर्ट ने फैसला दिया जो वक्फ बोर्ड के खुसूसी वकील जनाब शफीकुर रहमान महाजिर चाहते थे। हाई कोर्ट ने ना सिर्फ लैंड ग्राबिंग कोर्ट के फैसले को और सिंगल जज के फैसले को कालादम करार दिया, बल्कि उस अराजी की मिल्कियत के मसले को ये कहते हुए अपने ओपिनियन दिया था कि दोनों कोई फरीक
अपनी मिल्कियत का मुकदमा साबित नहीं कर पाए हैं, लिहाजा ये दोनों फरीक़ैन जो भी मालिकाना हुकूक रखने का दावा करते हैं उन्हें यह आकाश होगा कि वो टाइटल सूट के लिए मुनासिब कोर्ट को जाए। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने उस टाइटल सूट के लिए ट्रिब्यूनल से रुजू हुआ, लेकिन उस पर दूसरे फरीक़ैन हाई कोर्ट से रुजू होकर स्टेटस को हासिल किए। यहाँ एक बड़ी अहम बात यह है कि वक्फ होना तो ये चाहिए कि एक रूल रहे कि जब सरकारी महकमों दो महकमे में क़ानूनी तनाज़ात पैदा हो तो ये दोनों महकमे जात कोर्ट को ना जाएं। लेकिन हम ये अक्सर देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के मुखालिफ सबसे बड़े अगर पार्टी खड़ी होती है तो वह महकमा रेवेन्यू होता है। जितनी औकाफ़ी जायदादें बड़ी हैं उसमें हम ये देखते हैं कि फ़रीक रेवेन्यू हैं, और हमको बड़ी ताज्जुब की बात यह होती है कि माइनॉरिटी वेलफेयर के ख़लमदान हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास है और रेवेन्यू का ख़लमदान किसी और के पास नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब के पास है। इसके बावजूद औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से हमें बहुत ही मायूसी के मुजाहरे देखने को मिलते हैं। हुकूमती सतह पर औक़ाफ़ के सिलसिले में जो जुस्तजू और जो दिलचस्पी होनी चाहिए थी वो दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाते हुए जो रेवेन्यू हुक्काम हैं वो लैंड ग्राबर्स से मिले हुए हैं। आप देखिए, अगर हुकूमत वाकई संजीदा होती तो ये जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स एब्सटेन रहे हैं उन्हें शोकास नोटिस देकर उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, अगर वाकई वो हुकूमत औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से संजीदा है। बिल्कुल। लेकिन अतहर मोइन साहब, चलिए इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए, बहुत जल्दी उनका भी हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ वहीद अहमद साहब जो कि रुकन है तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीद अहमद साहब, आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। अतहर मोइन साहब पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीद अहमद साहब, बहुत मुख्तसर में और पूरी ईमानदारी से आप बताइए कि भाई, क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट हैं, वक्फ अमलाक को लेकर एडवोकेट्स कमीशन जो तश्कील दिया गया था उसके अब तक क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आए हैं? कितना फायदेमंद ये कमीशन रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक ये गुटला बेगमपेट जो मस्जिद आलमगीर जो इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये प्रॉपर्टी का झगड़ा एक कई ज़माने से चल रहा है, जिसमें अब पिछले जो नोटिफिकेशन दे के हम उन लोगों को कैंसिल करें, नोटिफिकेशन इशू करने के बाद जो 154 जो वहाँ के कब्जेदार हैं वो कोर्ट से रुजू हुए। उसके बाद हमने कोर्ट में तमाम उनके फ़ोटोज़ ग्राफी करके कोर्ट में फ़ाइल किया। फ़ाइल करने के बाद कोर्ट हमारे कहने पे एडवोकेट कमीशन को अपॉइंट किया। थोड़े एडवोकेट कमीशन खुद आकर वहाँ पर देखा है, क्योंकि वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है और 70 to 80% प्रॉपर्टी आज भी खाली है, वेकेंट है, और जो मेन जो प्राइम प्रॉपर्टी है उसको कुछ इंक्रोचर्स उसको कब्जा कर बैठे हैं। इंशाल्लाह हमारी जदोजहद ये रही कि अल्लाह के फजल करम से हमारे कहने पे एडवोकेट कमीशन अपॉइंट हुआ, और हमने ना सिर्फ शफीक महाजिर साहब को बल्कि हमारे स्टैंडिंग काउंसिल को छोड़कर भी सीताराम मूर्ति साहब को हमने एडवोकेट अपॉइंट किया वक्फ बोर्ड की तरफ से। वो एक बेहतरीन एडवोकेट है जिसमें हम लाखों रुपए फीस भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है, हम जब से यहाँ पर वक्फ बोर्ड का चार्ज लिए, ये झगड़ा हमारे नहीं बल्कि साबिका गवर्नमेंट, कई गवर्नमेंट इसमें चेंजेस आए उसके बाद से ये सिलसिला चलता हुआ रहा। लेकिन ये बोर्ड पूरी अपनी शिफाफ और साफ तरीके से ईमानदारी के साथ सीताराम मूर्ति साहब को अपॉइंट किया, क्योंकि शफीक महाजिर साहब अकेले हो चुके थे, इसलिए अच्छे और काबिल तरीन को हमने चुना है, सीताराम मूर्ति साहब को। उनके हाई कोर्ट अप्रोच होने के बाद ये ऑर्डर हुआ, कमीशन वहाँ खुद सर्वे किया और तमाम फोटोज वीडियोस पूरे चीज़ों को कलेक्ट किया गया, और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आज भी सर्वे हुआ, आज भी काम चला। अब तक भी मैं खुद वहाँ पर पूरा ऑब्जर्व कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर आने में मुझे थोड़ा सा आपकी लाइन में जुड़ने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज भी अल्लाह के फजल करम से पूरी साफ और शिफाफ तरीके से तमाम चीज़ों को मुकम्मिल किया गया। और जहाँ तक जो इंक्रोचर्स का सवाल है, वो लोग अपना सर्वे नंबर 63 बता रहे हैं, लेकिन हम सर्वे नंबर 1 to 9 है बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 1 to 9 सर्वे नंबर है, लेकिन
इंशाल्लाह हम वो केस को आसानी से जाने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे वक्फ बोर्ड की एक बहुत ही कीमती अराजी है। इंशाल्लाह आखिरी दिन तक हम उसके लिए लड़ते अतहर मोइन रहेंगे। साहब, वहीद अहमद साहब को आप भी सुन रहे हैं, जो चीजें ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब यही कि भाई एडवोकेट्स जो कमीशन है वो भी अपना काम कर रहा है और इन्हें वक्फ बोर्ड को भी कामयाबी मिल रही है नाजायज तजावुजात को हटाने में, या जो नाजायज कब्जाजात हैं उन पर इनको दोबारा कब्जा हासिल करने के लिए एक तरह से कामयाबी मिल रही। जो बातें वहीद अहमद साहब ने कही, अतहर मोइन साहब कैसे इसे आप देखते हैं, कितनी सच्चाई है इनके बयान में? जहां तक वक्फ बोर्ड के ताल्लुक है, वक्फ बोर्ड अपने तौर पर अपनी कोशिशें कर रहा है। यकीनन वक्फ बोर्ड ने अच्छे एडवोकेट्स की खिदमत को हासिल किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्या कर रही है। महकमा रेवेन्यू का चार्ज किसी और के पास नहीं, जनाब महमूद अली साहब के पास है। लेकिन महमूद अली साहब, आपको ये बताता चलो कि यहाँ पे कैसा हो रहा है कि खुद महमूद अली साहब का एक खानदानी हाड़वाड़ था, उसकी तहत तो जो अराजी थी महकमे रेवेन्यू वालों ने गरीबों में तकसीम कर दी थी। खुद महमूद अली साहब को पता नहीं चला, जब अखबारात में सहाफ़ियों के जरिए बात मालूम हुई तो फिर उस पट्टे जात को कैंसिल किया गया। और रही बात एडवोकेट कमीशन के क़याम की, तो एडवोकेट कमीशन का जो मकसद होता है वो है अदालत को वहाँ की हकीकी सूरत हाल से एक गैर जानिबदार तज्जिया करते हुए अदालत को आगाह किया जाए। तो ये एडवोकेट कमीशन जो होते हैं, वो जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो कोर्ट को बता देते हैं, उसकी असास पर अदालत ऐसो दोनों फरीक़ीन की बात सुनकर अपना फैसला देती है। लेकिन जहां तक इस मामले में वक्फ बोर्ड की तरफ से एडवोकेट्स रखने का है, यकीनन बहुत अच्छे एडवोकेट्स को रखा गया है और उसमें अच्छी पेशरफ्त हो रही है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या हुकूमत वक्फ बोर्ड के मुखालिफ खड़ी होगी? ये सबसे अहम सवाल है। क्या हुकूमत वक्फ बोर्ड को ताउन नहीं करेगी? जी नहीं, तो क्या हुकूमत वक्फ बोर्ड को जब तक अतहर मोइन साहब, आपको ताज्जुब होगा, अतहर मोइन साहब, तो क्या रियासती जो हुकूमत है क्या वाकई में वक्फ बोर्ड का बिल्कुल ताउन नहीं कर रही है? यकीनन अगर मैं जहां तक औकाफ का मामला है, यूपी की बीजेपी हुकूमत और अगर टीआरएस हुकूमत का तकाबुल किया जाए तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। आपको ये सुनकर भी ताज्जुब होगा कि इसी गुटाला बेगम पेट के तहत मुत्तसिल एक कब्रस्तान है, वहाँ पे कब्रस्तान में तदफीन करने नहीं देती पुलिस, लेकिन खाबिजीन को खुली इजाज़त देती है कि वहाँ पे प्रोक्लेन लाकर ऐसा काम करे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज़ चालू रखे। पुलिस को कोई एतराज़ नहीं होता, रेवेन्यू को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन एक कब्रस्तान में जो मौजूद है वहाँ पे एक खबर की तदफीन के लिए ऐसो पुलिस को एतराज़ होता है, स्टेटस को का बहाना दिया जाता है। वहीद अहमद साहब, क्या तेलंगाना वक्फ बोर्ड इतना कमजोर है? क्या वाकई में हुकूमत और वक्फ बोर्ड में कोई टसल है? जो बात अतहर मोइन कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है अतहर मोइन के इस बयान में? वहीद अहमद साहब, सच्चाई बताइए न्यूज़ 18 उर्दू पर आज। अभी आपने अभी आपने सुना है, अतहर मोइन साहब कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन रेवेन्यू का जो मसला उन्होंने गवर्नमेंट को जो बता रहे हैं, मैं ये समझूंगा अतहर मोइन साहब जो बोल रहे हैं मेरी नहीं बल्कि एक अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद से जहां तक इन्हों बीजेपी से हमारा तकाबुल कर रहे हैं, तो मैं समझूंगा अतहर मोइन साहब को पूरी तरीके से हमारी हुकूमत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और जहां तक मसला है, जो सीताराम मूर्ति साहब है या ये जो भी एडवोकेट्स है, इनको अपॉइंट करने में सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का है। सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का है, क्योंकि गवर्नमेंट, और जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात रही, इंक्रोचर्स जो है वो प्राइवेट पार्टी से रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है। 154 ऐसे यानी कुछ लोग हैं जो वहां पर कब्जीन है, जिनके खिलाफ हम जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन बाज मामलात में नहीं, जो सच्चाई अतहर मोइन बता रहे हैं कि भाई हुकूमत बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। और अभी हालिया दिनों में वहीद अहमद साहब, पूरा मामला सामने आया कि एडवोकेट्स कमीशन पहुंचता है, महकमा रेवेन्यू के अफसरान गायब हो जाते हैं, छुट्टी पर होते हैं। आप किस तरह से तारीफ कर रहे हैं टीआरएस हुकूमत की? जो बात अतहर मोइन बता रहे हैं, अतहर मोइन खुद एक सीनियर सहाफी हैं। वहीद अहमद साहब, नहीं, अतहर मोइन साहब सहाफी से ज्यादा अब लीडर का रोल अदा कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि अतहर मोइन साहब ये जानते हैं कि सीताराम मूर्ति जैसे विकला की फीस देना
तो वो हम वक्फ फंड में से फीस नहीं दे रहे हैं, हुकूमत की वो गारंटी नेट में से फीस दी जा रही है। हुकूमत गारंटी नेट अगर नहीं देती है, हमें कमजोर करती है, तो हम केस ही नहीं देख सकते। हुकूमत की कोशिशों की वजह से मेरे वजीर आला खुद वाहिद वजीर आला हिंदुस्तान की तारीख में जो अखिलती बहबूद का खलंदान अपने पास रखे हैं। अरे वहीद साहब, यानी आपको भी वक्फ बोर्ड, वहीद साहब आप वक्फ बोर्ड के रुकन हैं, वहीद साहब आप वक्फ बोर्ड के रुकन हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की आपको फिक्र नहीं है। आपको अपने वजीर आला, आपको अपनी सरकार की, आपको अपने सरकार की सिर्फ फिक्र है। अतहर मोइन साहब, जो इल्जाम आप पर वहीद अहमद साहब रख रहे हैं कि भाई एक सीनियर सहाफी से ज्यादा अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं अतहर मोइन, क्या कहेंगे अतहर साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं वो किसकी जबान में बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं, मेरे वजीर आला के वैसा अखिलती बहबूद के लिए काम करने वाला आज तक कोई वजीर आला पैदा नहीं हुआ। और जहां तक बीजेपी से हमारा वो क्या योगी, ठीक है, देखिए वहीद साहब आपकी बात पूरी हो गई, वहीद साहब आपकी बात पूरी हो गई। अतहर मोइन साहब जो इल्जाम आप पर लगा रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए। तासुबाना रवैया बता रहा हूं आप, मैं मिसालें देकर बता सकता हूं। एक भी मिसाल बता में नमाज नौजवानों के ऊपर मेरा वजीर आला वो वजीर आला है जो कब्रिस्तान में तदफीन होने नहीं दी जाती है। अखिलेती उम्मीदवार को नायब वजीर आला बनाया, जिनके एमएलए सी नहीं हो के एमएलसी देकर वजीर, बता दीजिए हिंदुस्तान की तारीख मेरे वजीर आला पर वहीद अहमद साहब, सुन लीजिए। देखो साहब, आप क्या इलेक्शन जी अतहर मोइन साहब आप बोलिए, वरना ये बोलते रहेंगे। अतहर मोइन साहब आप बोलिए। लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, ऐसे कई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपोजिशन की जबान। अतहर मोइन साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही तो आप बोलिए, भैया आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सुनिएगा अबू हुरैरा साहब, मैं इनसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। अब मुझे यह बताइए कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने वादा किया था दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की अराज़ी जैसे ही हुकूमत आएगी वापस की जाएगी। आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तिवा है। अगर हुकूमत चाहती तो हुकूमत एक विड्रॉल पिटीशन डाल दे कि हम उस पर अपना मालिकाना हुकूक से दस्तबरदारी अख्तियार करते हैं और यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को अता करते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि कुछ रमज़ान ही में या रमज़ानी से पहले एक मस्जिद में जो वीरान थी, उस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने गए, वहाँ पर 18 नौजवानों के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसी गुट्टाला बेगमपेट से मुत्तसिल कब्रस्तान में एक नौजवान की लाश को तदफीन करने के लिए ले जाया गया, तो इसी पुलिस ने, इसी TRS की पुलिस ने वहाँ से लाश को दूसरा कब्रस्तान मुंतकिल किया। मैं इनसे यह कहा था कि औकाफ का जहाँ तक मामला है, केसीआर की हुकूमत और योगी की हुकूमत में मैं कोई फ़र्क महसूस नहीं करता। मुझे एक मिसाल देकर बताइए कि औकाफ की सियानत में वक्फ बोर्ड केसीआर हुकूमत ने क्या किया। सिर्फ ये काम किया कि वक्फ बोर्ड को ताला डाल दिया, लेकिन जब उस पर सियासी दबाव पड़ा फिर वो ताला वापस कर दिया। भाई मुझे यह बताया जाए कि वक्फ बोर्ड को कुफल क्यों डाला गया था, क्यों सीज किया गया था, वजह क्या थी, फिर और क्या निकला। अगर वक्फ बोर्ड की कोई गलती नहीं थी तो सीएम ने उसको ताला क्यों डाला। वहीद अहमद साहब इसका जवाब दीजिए, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए वहीद अहमद साहब। कई तरह के सवाल उठाए अतहर मोइन ने। नहीं वही सवालात का ही जवाब दे रहा हूं मैं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का जो पहला उन्होंने सवाल किया मुझसे, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का केस सिर्फ लास्ट स्टेज पे है सुप्रीम कोर्ट में, और ये केस कोई नया केस नहीं है ये। और हम पूरी जदोजहद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वकीलों को लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट फाइनल स्टेज पे है केस। इंशाल्लाह 1-2 हियरिंग में केस का फैसला आने वाला है। ये केस रुकने ज्यादा टाइम भी लेने वाला नहीं है। और जहां तक गोलकुंडे की मस्जिद के ताल्लुक से जो आपने कहा कि जो केसेस बुक करे बच्चों पे साथ, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है, शर पैदा करना है, तो पुलिस को उनका काम अपनी जगह कंट्रोल से करना पड़ता है। अगर पुलिस अगर खुली छूट दे दी तो एक तरफा हालात वहां बिगड़ने का अंदेशा था। वहां पर मैं खुद भी ऑब्जर्वेशन में था, हमारा वक्फ बोर्ड खुद वो मस्जिद को आहद पाशी के लिए 4 लाख रुपए स्पॉट पे जारी करा। आज जो मस्जिद में नमाज हो रही है उसकी आहद पाशी हुई, ये तमाम पैसे भी वक्फ बोर्ड दिया। कोई ना तो वो केस बुक वाला किसी आदमी ने दिया, ना कोई सहाफी आदमी ने दिया, सिर्फ ये वक्फ बोर्ड की तरफ से वहां पर पूरा काम हुआ। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता तो बहुत ज्यादा मसले क्रिएट होते थे। उतना तो काम करना ही था, क्योंकि बाद नौजवान बहुत ज्यादा जज्बात में आकर वहां पर मसाइल को क्रिएट कर रहे थे।
थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करते। वहां पर एमएलए साहब भी मौजूद थे। ठीक है, और कब्रिस्तान वाला मामला क्या है? कब्रिस्तान वाला मामला भी आप बता ही दीजिए। देखो साहब, कब्रिस्तान वाला मसला ये है, जहां पर आपने बताया वहां पर कुछ मसाइल क्रिएट है, जैसे कि कोर्ट में केस ज़ेर दौरान है। कोर्ट में केस ज़ेर दौरान रहने के बाद हालात जब दोनों फरकीन में हैं, तो कुछ लोग जाते हैं अब यहाँ तदफीन करने का मौका दो, नहीं तो डेड बॉडी को लेकर एक तमाशा क्रिएट करते हैं। सब कब्रिस्तान और भी कब्रिस्तान था, वहां पर कुछ मसाइल हो रहे थे, वो मसाइल को भी हमको देखना है। और आप हालात को रियासत की कमान संभालना है, तो मसाइल क्या है, कुछ शरपसंद अनासार बार बार शहर की फिजा को बर्बाद करने पे तुले हुए थे। आपने देखिए हमारा जितना पीरियड था, एक सिंगल हादसा बता लीजिए आप फसादात का किसी भी तरीके से। हमने रमजान के मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पीस तरीके से अमन के साथ हर ईद को दोहराया। गणेश त्योहार भी आया तो अल्लाह के फजल करम से अमन व सुकून के साथ भी था। देखिए अब वहीद साहब, फसाद तो बहुत हुए, लेकिन एक चीज वहीद साहब, एक चीज ईमानदारी से और बताइए कि भाई आपकी सरकार में लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भाई रेवेन्यू बोर्ड जो आपके डिप्टी सीएम के अंडर ही में वो महकमा आता है, और उसी महकमे के जो अरकान हैं, जब एडवोकेट्स कमीशन पहुंचता है तो वो लोग गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कि आपकी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू जो महकमा है उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। नहीं, अब जो 2 दिन से एडवोकेट कमीशन का मसला है, आज तो रेवेन्यू वाले थे, मैं खुद देखकर आ रहा हूं वो कहां का वाकया है, कहां नहीं थे, वो अतर मोइन साहब ही आपको खुलासा करेंगे, क्योंकि आज तो मैंने आंखों से देखा है रेवेन्यू वाले भी साथ थे। लेकिन अब वो मैं नहीं बताऊंगा कि वो कहां से थे। अतर मोइन साहब कौन से इंस्टीट्यूशन का दौरा करे और कहां पर एडवोकेट कमीशन गया, वो अतर मोइन साहब से आप सवाल पूछ लीजिए। और जहां तक तकाबुल की बात है, मेरे सीएम का हिंदुस्तान भर में आप यानी उनका बता ही नहीं सकते उनका तरीके कारकिर्दगी क्या है। मेरा सीएम लेकिन वहीद अहमद साहब, अगर आपके वक्फ बोर्ड पर सवाल उठता है तो इसका मतलब कि आपके सरकार या आपके सीएम का जाहिर सी बात है जो काम है बहुत साफ शफाफ नहीं है, वरना ये सवाल नहीं उठते। जो सवाल उठ रहे हैं मतलब कुछ काला जरूर है। सवालात जो सवालात उठे हैं, एक भी सवालात में शफाफियत नहीं है। और आपको मैं बता दूं, जहां तक वक्फ बोर्ड को जो ताला डालने की अतर मोइन साहब ने बात की, वो उस वक्त का जो सीईओ था मन्नान फारूकी, सीएम साहब असेंबली में सवालात हो रहे थे, उन्हें अपने सीएम कैंप ऑफिस को बुलाया गया, उनसे सवालात पूछे गए, उन्हें सवालात का एक भी जवाब नहीं दे सके। और मेरे वजीर आला वो वजीर आला है जिनकी वजह से आज अल्लाह के फजल करम से चैलेंज करता हूं, नहीं भाई हमारे अत्थर भाई को बता लीजिए, बोलिए जितने हमारे वजीर आला ने सर्वे कराया, सर्वे पे एक भी वक्फ प्रॉपर्टी पे आज रजिस्ट्री नहीं हो रही। ठीक है, यही सवाल अत्थर मोइन से भी हम पूछ लेते हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छे से तेलंगाना वक्फ बोर्ड को अत्थर मोइन साहब समझते हैं। अत्थर मोइन साहब, वक्फ बोर्ड पर अगर सवाल उठता है तो वहीद अहमद साहब से मेरा सवाल यही था कि भाई सब कुछ साफो शफाफ नहीं चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है इस हुकूमत में तो वक्फ बोर्ड पर अत्थर साहब सवाल नहीं उठते। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखो शफाफ की बात जो अत्थर मोइन साहब कर रहे हैं, मैं हम लोग का जब से वक्फ बोर्ड बना है, अत्थर मोइन साहब को बता लीजिए, बोलिए कोई चीज बताने दीजिए, उनको मौका दीजिए तो बताएंगे जी। अत्थर साहब खाली अगर ये सुनना चाहते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। जहां तक हमने जो भी महसूस किया हालात को देखकर। हाँ, अबू हुरैरा साहब जी, मैं इनसे कुछ सवालात। देखिए, मस्जिद जब वक्फ बोर्ड मस्जिद के लिए 4 लाख रुपए देती है तो फिर वह मस्जिद हुई, और अब मस्जिद में जब नमाज अदा करना शरपसंदी है क्या? दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तान में तदफीन शरपसंदी है, तो फिर वहां पे वक्फ बोर्ड ने कितने कंप्लेंट्स किए इलीगल कंस्ट्रक्शन के, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन खैर का काम है और तदफीन का काम शरपसंदी है क्या? दूसरी बात, मन्नान साहब की आपने बात की, मन्नान साहब ने अगर जवाब नहीं दिया तो मन्नान साहब को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? उनके ऊपर तो एक और इल्ज़ाम ये भी है कि औकाफ की ज़मीन को उन्होंने यूनिवर्सिटी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, सरकारी सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, माहाना तनख्वाह उनको बराबर मिल रही है। अब रही बात, एक मुझे औकाफ के इसमें बताएं कि कितने मीटिंग्स चीफ मिनिस्टर ने बहैसियत वजीर अखिलती बहबूद औकाफ के ऊपर लिए, सिर्फ एक इजलास लिए थे और उसका नतीजा ये निकला
कि वक्फ बोर्ड को ताला पड़ा। एक ही इजलास मुझे बतला दीजिए, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने कोई और इजलास औकाफ की सियानत के ऊपर, औकाफ के डेवलपमेंट के ऊपर लिया क्या? एक इजलास लिया, वक्फ बोर्ड को ताला पड़ा। और दूसरी बात, मन्नान साहब आज भी अगर वो जवाब नहीं दिए तो वो फर्द के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करने के वहीद बजाय अहमद बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई। वहीद अहमद साहब, ये तो बिल्कुल सच्चाई है जो अतहर मोइन साहब बता रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड को साफ सुथरा करने के लिए आपने वक्फ बोर्ड को ताला लगा दिया, लेकिन ताला खुलने के बाद वक्फ बोर्ड तो उसी रवैये पर है जैसा पहले वक्फ बोर्ड था, अभी वही कमियां हैं। नहीं साहब, आप एक बात सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड को जो ताला लगा है सीएम साहब, उसके बाद उन्होंने कुछ शफाफ तरीके से कुछ काम करना चाह रहे थे। कुछ लोग कोर्ट से अप्रोच होकर वो वक्फ बोर्ड को सील होने एक 8 डेज होने नहीं दिए, जाके वक्फ बोर्ड उसके ऊपर स्टे ला लिए। हालात ऐसे हैं, जहां तक जो मन्नान फारूकी साहब का जो सवाल बोल रहे हैं, इनके ऊपर जो इल्जामात है, आज तक कभी भी किसी के ऊपर जबानी इल्जामात उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक कि इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने नहीं आती। हमने ये केस को सीबीसीआईडी के हवाले कर दिया। सीबीसीआईडी जब तक इसको मंजर-ए-आम पे नहीं ला सकती, किसी को इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। पुलिस भी अपना काम कर रही है, पुलिस ऑलरेडी इस पे एफआईआर। लेकिन वहीद अहमद साहब, अब 2019 से नजदीक है, फिर से तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर इस तरह से आपकी सरकार पर सवाल उठते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काम करती है शायद सीबीसीआईडी बीजेपी के तहत काम करती है, इसलिए वक्फ बोर्ड के दिए गए केस को सीबीसीआईडी अपना उस पर काम नहीं कर रही है, खातियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। बिल्कुल, न्यूज़ 18 उर्दू पर वहीद अहमद साहब, अब ये यकीन दहानी कराइए भाई, आपके सीएम, आपके जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार, आपकी सीएम, भाई आपका ही वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड को भी आप और बनाकर अच्छे से कायदे से चलाइए इसे। आज वादा कीजिए आप, 2019 के चुनाव भी सामने हैं, लोग आपकी ये कारकर्दगी भी देखेंगे। वहीद अहमद साहब आप देखिए वक्फ बोर्ड बिल्कुल अच्छी, ये जो केसेस की आप बात कर रहे हैं, ये केसेस हमारे दौर की बात नहीं है साहब। ये जो गुडाला बेगमपेट है, ये मसाइल हमारी तरफ से क्रिएट नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन मसाइल आपकी तरफ से नहीं, लेकिन सरकार की ही जिम्मेदारी, वक्फ बोर्ड की और आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो मसाइल है उन मसाइल को हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। वहीद अहमद साहब आपका भी, अतहर मोइन साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।